अक्टूबर टू अप्रैल 7 मंथ स्ट्रैटेजी। टाइम जो होता है ना अक्टूबर से लेकर दिसंबर, ये टाइम जो होता है ना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पर बहुत सारे बच्चे ना पढ़ाई नहीं करते, वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, वो उलझे हुए रहते हैं कि किस कोचिंग को फॉलो करें, कहाँ से पढ़े, कौन सा मटेरियल यूज़ करें। तो इस टाइम में बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो जो स्टडी करना चाहते हो और सच में आपको लगता है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो ये टाइम ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो आप इस टाइम का फ़ायदा उठा के इस टाइम को मतलब अच्छे से यूज़ करके अपना स्टडी प्रिपरेशन जो है उसको एक अपर लेवल पे लेके जा सकते हैं। बीच में दिवाली आएंगी तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, बट आप क्या करो अभी से अपनी प्रिपरेशन को इतना बूस्ट करो और इन 3 महीने का अच्छे से यूज़ करके अपने प्रिपरेशन को ना एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। यदि आपने इस 3 मंथ को अगर अच्छे से यूज़ कर लिया तो दिसंबर जो मंथ होता है ना वो ऐसा टाइम होता है, वो ब्रेकिंग टाइम होता है कि उसमें अच्छे बच्चे ना मतलब उनका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। जो मतलब 6 आवर 7 आवर अगर कंटिन्यू सेल्फ स्टडी करते हैं ऐसे बच्चे भी उस टाइम ब्रेक होते हैं, क्योंकि उस टाइम में प्रेशर आपका बहुत बढ़ने लगता है। तो जो दिसंबर है ना उस टाइम में यदि आपको लगता है ना कि आप मतलब इस तरह ब्रेक ना हो और आप जो चाहते हो कि आपका गोल अचीव हो, तो आपको ना अभी से अपनी स्टडी ना कंटिन्यू मतलब रोज़ डेली करना पड़ेगी। और इस टाइम में ना आप मतलब उलझो मत इधर उधर। आप जहाँ से पढ़ते हो, ऑफलाइन में पढ़ते हो ऑनलाइन में पढ़ते हो, तो अपना एक ट्रस्ट रखो उन पर कि आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो उन पर ट्रस्ट करेंगे, ऑनलाइन पढ़ते हो तो उन पर ट्रस्ट करेंगे, दोनों भी बेटर है। तो आप उन पर ट्रस्ट कर लो और उनसे ही फॉलो करो और विदाउट टाइम वेस्ट अपना मतलब जो भी पूरा फोकस अपने टाइम स्टडी पे रखो। ये टाइम अगर 3 मंथ अगर अपने अच्छे से यूज़ कर लिया ना स्टडी के लिए, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। अक्टूबर टू अप्रैल जैसे जैसे आप आगे बढ़ते होंगे जो आपका प्रेशर है, आपका मतलब एक डर है, वो थोड़ा बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। बट आप जो स्टडी करता है ना उनको ही फील होता है, डर प्रेशर उनको ही फील होता है। तो आप सीरियस अगर स्टूडेंट इन 3 मंथ को अच्छे से यूज़ कर लो और आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चल जाएंगी। अगर सिलेबस में अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स जो है ना, तो आपको फिज़िक्स के लिए क्या करना है, आप लेक्चर से ना अच्छे से कर लो। आपका हर कॉन्सेप्ट फिज़िक्स में ना एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फिज़िक्स में जो भी थ्योरी है तो उसको अच्छे से करो, और साथ में फिज़िक्स में फार्मूला शीट वगैरह बनाओ, उसको मतलब रोज़ याद करो। फार्मूला जितनी याद करोगे ना उतनी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि 50 to 60% जो क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस्ड होते हैं इसमें फिज़िक्स में। और फिज़िक्स के लिए ना क्या जो भी आप मतलब क्वेश्चन आपने जो नोट्स बनाए, नोट्स में कि जो बेसिक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आपको है ना फिज़िक्स में ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है, लाइक IIT JEE इधर नहीं जाना है, क्योंकि उस तरह का पेपर नहीं आता है। नीट का पेपर जो होता है ईजी टू मॉडरेट होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। डिफ़िकल्ट लेवल की अगर बात करें फिज़िक्स में 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो फार्मूला बेस होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। और उसमें से ओनली ना मतलब 5 to 6 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो हाईली मतलब लाइक JEE जैसे होते हैं। तो वो क्वेश्चन के लिए आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिलता है कि आपको 5 क्वेश्चन ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। तो आप है ना मतलब मोस्टली आप 30 to 35 क्वेश्चन है ना फार्मूला बेस पर मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन ना इसी रखो, मतलब ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, और क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन आप फिजिक्स के लिए सॉल्व कर सकते हो। अगर केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। तो उसमें कुछ फिजिक्स जैसी भी होती है और कुछ बायो जैसी भी होती है। तो इसमें आप क्या करो, NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे कि आप उसमें ना NCERT को रीडिंग वगैरह करो, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप फिंगर टिप्स ले सकते हो। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक है ना बायो जैसी होती है, उसको बायो जैसे याद करना पड़ता है। और ऑर्गेनिक की बात करें तो आप उसमें माइंड मैप बनाओ, जो भी रिएक्शंस नेम वगैरह है तो उनके फ्लो चार्ट बनाओ, ताकि उन चीज़ों को ना आप डेली रिवाइज कर सको, क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ें हैं। तो उनके लिए आपको स्टिक रहना है NCERT पे, NCERT के बाहर नहीं जाना है। जो भी आपके क्लास के मॉड्यूल वगैरह है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते हो उसकी, तो वो आपको बायो में नहीं करना है, क्योंकि बायो जितना भी पेपर बनता है बायो को NCERT के बाहर नहीं बनता है। तो जितनी भी आपके 32 चैप्टर है बायो में उनको ही ऐसे से करना है। तो NCERT पे स्टिक रहना है। जो भी आपकी क्लास नोट्स है उसको डेली रिवाइज करा करो, और NCERT में आपको कॉन्सेप्ट है ना मतलब एकदम क्लियर रख दो बायो में। और जो भी डायग्राम वगैरह है बायो में उनको उनकी लेबलिंग वगैरह वो अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करो हाथ से लिख कर, क्योंकि अभी मोस्टली ना जो पेपर जो नीट का है वो डायग्राम बेस्ड भी बहुत आ रहा है, तो आप उनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप उनकी प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छे से कर सकते हो। और NCERT में NCERT बेसिक क्वेश्चन करो, जैसे फिंगर टिप पर चैप्टर 100 क्वेश्चन दैट इज़ इनफ, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन अभी जिस तरह का पेपर आ रहा है ना कि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है,
तो वो क्वेश्चन भी आपको फिंगर टिप्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटर है। और PYQ की बात करें तो बायो में 10 साल के PYQ करो, पर उनको 2-3 बार कर लो अच्छे से, क्योंकि आपका जो स्टडी मटेरियल है ना अभी इस टाइम मतलब लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखो। आपका जो भी एक्स्ट्रा क्लास मॉड्यूल के क्लास के जो भी आपकी क्लास के मॉड्यूल वगैरह होते हैं उनको एकदम साइड कर दो, क्योंकि जो पेपर है ना नीट का वो ओनली NCERT से आता है, इसलिए आपको NCERT की अच्छे से करनी है और कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर। रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन है ना आपको डेली करना है। मतलब आप अगर 4-5 घंटा अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें साथ में ना 2 आवर डेली रिवीजन को दो, क्योंकि यदि आपने अभी से अगर रिवीजन को टाइम दिया तो आपको ज़्यादा लोड नहीं आएगा लास्ट में रिवीजन का, और आप जो भी पढ़ा है ना वो आपको मतलब लास्ट तक याद रहेगा। इसलिए कंपलसरी 2 आवर्स है ना रिवीजन को। तो जो बच्चा मतलब इस टाइम अगर रिवीजन को टाइम दे रहा है 2 आवर, उसका सिलेक्शन का चांसेस है ना वो 100% इंक्रीज़ होगा। उससे बहुत बच्चा है ना इस टाइम टेस्ट को मिस करता है, तो आपको टेस्ट जो है ना उसको छोड़ना नहीं है। टेस्ट में मतलब आपका लगता है कि वो जो आपका स्कोर वगैरह कम आता है, इसलिए बहुत बच्चे टेस्ट को मिस करते हैं। तो टेस्ट को इस टाइम मिस नहीं करना है। टेस्ट में जो गलती हुई आप देखो कि उस टेस्ट में आपका जो स्कोर आ रहा है क्यों लो आ रहा है, उसका रीज़न निकालो और देखो कि आप जो आज जो चैप्टर आपने पढ़े तो क्या उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहे क्या वो हो रहे हैं आपसे, क्या वो टॉपिक वीक वगैरह, तो उनको एनालाइज करो। और जितने ज़्यादा एनालाइज करोगे टेस्ट को उतना आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे टेस्ट में, तो उतना इसका वैसे ही आपका स्कोर बढ़ने लगेगा वहाँ पे। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो है ना आपको कोशिश करनी है कि फेब तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बाद में अगर 2 मंथ जो आपको बचता है ना मार्च और अप्रैल, इस टाइम आप क्या कर सकते हो, और एक बार 2-3 बार है ना एकदम अच्छे से रिवीजन करके अपना डेली टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट में जो गलती हो रही है उनको देख कर कि किसको टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कि चैप्टर से गलत हो रहे हैं, उन चैप्टर को आप ज़्यादा फिर रिविज़न कर सकते हो। तो अपना लास्ट 2 मंथ है ना वो रिविज़न और प्रैक्टिस के लिए मतलब रख सकते हो। तो आपको कोशिश करनी है कि फेब तक कंप्लीट करो। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि दिसंबर तक कंप्लीट करना चाहिए सिलेबस, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने कोई चैप्टर अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको उसको रिवीजन करने में 1 या 1.5 घंटा लगना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर लगता है तो इसका मतलब ये कि आपने वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है। तो आपको 1 मंथ भी है ना आपके लिए सफिशिएंट है रिवीजन किया, 1 मंथ जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है आपको कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करने के लिए। तो आप अपना जो सिलेबस है ना उसको हर चैप्टर ना इतने अच्छे से और उसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर करो ताकि आपको रिवीजन को बहुत कम टाइम लगे और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एक टाइम टेबल आपको ना स्टडी के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है, जैसे कि आप बोलते हो ना 7 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे तक 9 बजे तक ये करूँगी, तो आपको इस तरह का टाइम टेबल नहीं बनाना है। आप एक डेली टारगेट सेट करो कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, कितना चैप्टर कंप्लीट करने हैं वगैरह। तो आप सोने से पहले उसका एक शेड्यूल बना के मतलब रख सकते हो, और अपना एक चेकलिस्ट बनाओ कि आपने दिन भर में जो भी काम किया है, तो उस जो भी आपने दिन भर में आपने जो भी टारगेट सेट किया था उसको कितना कंप्लीट किया, आपका इतने DPV कंप्लीट हुए, इतने लेक्चर्स कंप्लीट किए, इतना रिवीजन किया, इनका एक चेकलिस्ट बनाओ रोज़। और फिर वो मतलब वीकली एक चेकलिस्ट बना के उसको फॉलो करो और उसमें देखो कि इम्प्रूव हो रहा है, कितना घंटा आप पढ़ रहे हो, कितना टाइम उसको दे रहे हो। तो उसमें आप उसको एनालाइज कर सकोगे खुद को भी कि आप मतलब इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं।